as we look at this picture in this subheading different context and different challenges, you are given this exercise. Now each of these cartoons represent a challenge to democracy. हम लोगों ने 3 challenges democracy के पढ़े. जो सबसे पहला challenge था वो था expression का, फिर डीपनिंग का और फिर एक्सपेंशन का, यानी कि हम डेमोक्रेसी को कितना एक्सपैंड कर सकते हैं और कितने एरियाज तक पहुंचा सकते हैं. ठीक है, हमें यहाँ पे जो एक्सरसाइज दी गई है उसमें हमें क्या करना है, प्लीज डिस्क्राइब व्हाट दैट चैलेंज इज, ऑल्सो प्लेस इट इन वन ऑफ द 3 कैटेगरीज मेंशन इन द फर्स्ट सेक्शन. अब हमें यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए गए हैं, ठीक है, उसमें हमें ये बताना है कि क्या क्या चैलेंजेस हैं. एंड जो 3 चैलेंजेस हमने पढ़े थे, जो सबसे पहला चैलेंज पढ़ा था, पहला चैलेंज ये था हमें कि हमें क्या करना था, चैलेंज ऑफ एक्सप्रेशन. ओके, देन द सेकेंड चैलेंज वाज चैलेंज ऑफ deepening of democracy, and then the third challenge was challenge of expansion. ये 3 चैलेंज हम लोग पढ़ चुके हैं. अगर रिवाइज करें, एक्सप्रेशन में था कि जो डेमोक्रेसी की जो बेसिक फाउंडेशन ले की गई है कंट्री में, क्या वो ढंग से ले की गई है, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी में लोगों के हाथ में पावर नहीं है, अगर फिर भी कोई स्टेट या कुछ पीपल रूल कर रहे हैं तो वो डेमोक्रेसी नहीं है. डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में लोग रूल करते हैं और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की फाउंडेशन को अच्छे से ले किया जाना चाहिए, तो वो होता है चैलेंज ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि हमने एक्सप्रेस डेमोक्रेसी को ढंग से किया है या नहीं किया है. डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में क्या था कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या गवर्नमेंट के ऊपर उनका कंट्रोल है और क्या वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ये था डीपनिंग में. एंड एक्सपेंशन में था कि जो जेंडर है उसका इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, जो इलेक्शंस हैं वो एक्सपेंसिव ना हो. ये सब चैलेंजेस इस चैलेंज के अंडर आए थे. ठीक है, अब हमें इन कार्टून्स को देखना है, हमें ये बताना है क्या क्या चैलेंजेस हैं और इन 3 कैटेगरी में से एक में प्लेस करना है. तो अगर हम सबसे पहला कार्टून अगर देखें, इसमें मुबारक इलेक्ट हुए प्रेसिडेंट 2005 में एंड ही हैज़ ऑलरेडी वन द इलेक्शंस, यानी कि वो उस कंट्री के प्रेसिडेंट ऑलरेडी बन चुके हैं. अब हमें क्या लगेगा कि शायद डेमोक्रेटिक प्रोसीजर से बनेंगे. जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं तो पूरी कंट्री वोट करती है, देन जिसको मेजॉरिटी मिलती है वो प्रेसिडेंट बनता है. यहाँ पे क्या चैलेंज फेस किया है, मुबारक इलेक्ट तो हो गए हैं प्रेसिडेंट, लेकिन जो उनका एक मेंबर है यानी कि जो ऑफिस बियरर होगा वो क्या कह रहा है, शैल वी ओपन दीज थिंग्स. ठीक है, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी सारे बॉक्सेस रखे हैं. अब इन बॉक्सेस में क्या है, ये बॉक्सेस बैलेट नंबर में जो वोट्स डाले गए हैं, ये सारे बॉक्सेस वोट को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, और इन बॉक्सेस पे जो लॉक लगा है, अगर हम देखेंगे ध्यान से, बॉक्सेस पे लॉक लगा है, यानी कि ये बॉक्सेस खुले नहीं हैं एंड मुबारक अपने आप को प्रेसिडेंट इलेक्ट कर चुके हैं. अब डेमोक्रेसी में सबसे अच्छी बात क्या है कि हमें वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं, जिसको हम वोट करेंगे वही बंदा जो मेजॉरिटी में आता है वो जीतता है. यहाँ पे मुबारक ने अपने आप को एक तरीके से प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया, लेकिन वोटिंग की काउंटिंग नहीं हुई, यानी कि क्या चैलेंज फेस किया यहाँ पे डेमोक्रेसी ने, चैलेंज ऑफ एक्सप्रेशन. क्योंकि डेमोक्रेसी की जो बेसिक फाउंडेशन थी उसको उन्होंने ढंग से ले नहीं किया, लोगों के वोट के राइट्स को वायलेट किया. ठीक है, अब चैलेंजेस और भी हो सकते हैं. पहले तो हम इसको किस कैटेगरी के अंडर रखेंगे, चैलेंज ऑफ एक्सप्रेशन के अंडर, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को ढंग से बेस उसका जो था वो तैयार नहीं किया गया. लोगों को नहीं पता था डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर क्या है और प्रेसिडेंट ने उस स्ट्रक्चर का गलत फायदा उठाया. यहाँ पे और क्या क्या चैलेंजेस फेस हुए, राइट टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में ये राइट होता है कि फ्री इलेक्शंस हो और फेयर हो, यानी कि जैसे आप वोट देने जाते हो तो उसका कोई पैसा नहीं है. फेयर इलेक्शंस का मतलब कोई गड़बड़ी ना हो, कोई बैलेट नंबर के साथ कोई गड़बड़ी ना कर दे, कोई भी दिक्कत ना हो, एक तरीके से जो बंदे को आप वोट कर रहे हो और जो मेजॉरिटी में है वही जीते. यहाँ पे राइट टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया गया है, बिल्कुल हटा दिया गया है, उसका टोटल डिस्ट्रक्शन हुआ है. ठीक है, फिर हम क्या कह सकते हैं कि जो राइट टू वोट है उसका वायलेशन किया गया है. और उसके बाद प्रेसिडेंट ने सारे अथॉरिटीज को अपने कंट्रोल के अंडर रखा. अपने कंट्रोल के अंडर रखने की वजह से यहाँ पे चैलेंज ऑफ डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी का भी ये चैलेंज फेस किया हम लोगों ने, क्योंकि उन्होंने सारे जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स थे जो लोगों के लिए काम करने चाहिए तो उन्होंने अपने अंडर रखा.
ठीक है ना। तो इसलिए क्योंकि इसकी हेडिंग क्या है, मुबारक री इलेक्टेड, यानी कि जो हम देखेंगे सबसे ऊपर लिखा है मुबारक री इलेक्टेड, यानी कि हुस्ने मुबारक पहले से प्रेसिडेंट थे। जब वो प्रेसिडेंट थे उन्होंने सबको अपने कंट्रोल में रखा, जितने इंस्टीट्यूशंस थे उनको कंट्रोल में रखा, और उसके बाद जब दोबारा से वोटिंग हुई तो उन्होंने उसको पूरा वायलेट किया, वोटिंग की काउंटिंग नहीं की गई और अपने आप को री इलेक्ट कर लिया। यानी कि उन्होंने एक्सप्रेशन को भी चैलेंज किया और जो इंस्टीट्यूशंस थे उनका भी गलत फायदा उठाया, और लोगों के राइट का जो वोट था और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस था उनका टोटल वायलेशन था। ये पहला डायग्राम की वो है जो पूरा आपको एक्सप्लेनेशन है क्या क्या चैलेंजेस फेस किए। अब अगर हम देखें कि ये जो चैलेंज है इसकी हेडिंग है सीइंग द डेमोक्रेसी, यानी कि जो हमें सबको पता है जो दूरबीन होती है उससे हम लोग दूर देख सकते हैं, ठीक है। ये लोग दो जने यहाँ पे बैठे हैं और ये लोग खड़े होके दूर देख रहे हैं, और यहाँ पे लिखा है कैन यू सी द डेमोक्रेसी देयर, यानी कि किसी कंट्री की तरफ देखने की कोशिश करके ये देखना चाह रहे हैं कि क्या वहाँ पे डेमोक्रेसी है या नहीं है। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो पहला आदमी है जो देख रहा है इस अपनी आंख से कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है या नहीं है, वो गन के थ्रू देख रहा है, वो किसी दूरबीन के थ्रू नहीं देख रहा है, वो गन के थ्रू देख रहा है। यानी कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे मिलिट्री का रूल चलता है और यहाँ पे एक तरीके की डिक्टेटरशिप है। ये चैलेंजेस बहुत कंट्री ने फेस किया है। जैसे पाकिस्तान था, पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ ने अपने आप को री इलेक्ट कर लिया था, और वो कैसे किया था, उन्होंने वहाँ पे जो वोटर्स लिस्ट थी उसमें फ्रॉड कर दिया, फ्रॉड करने की वजह से गलत वोटिंग पड़ी और वो री इलेक्ट हो गए, ठीक है। अब ये डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर नहीं हुआ, ये तो एक तरीके से लोगों पे बंदूकें तान के आप जबरदस्ती कह रहे हो कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, लेकिन उनके राइट्स को वायलेट कर रहे हो। यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, यहाँ पे भी चैलेंज ऑफ एक्सप्रेशन, जो सबसे पहला चैलेंज है एक्सप्रेशन का फेस किया है, क्योंकि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की जो फाउंडेशन होनी चाहिए थी, जो बेस होना चाहिए था, वो नहीं है। सेकेंड, डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, जो वोटिंग करानी होती है और जो भी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को ले करना होता है वो डिफरेंट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस का काम होता है, पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सब कुछ बंदूक के कंट्रोल से हो रहा है, यानी कि गन के आपके सिर पे रख के आपसे काम कराया जा रहा है, जो कि बहुत फोर्सफुली है, और आपको जितने बेसिक फंडामेंटल राइट्स देने चाहिए तो उन सबका वायलेशन है। तो चैलेंज ऑफ डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी का भी ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ये था आपका सेकेंड फिगर। अब अगर हम थर्ड में आते हैं तो हम थर्ड में देखेंगे लिबरल जेंडर इक्वालिटी। डेमोक्रेसी की एक बहुत अच्छी बात है, वो कभी भी लोगों को जेंडर के बेसिस पे एक्सप्लॉइट नहीं करती है। डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में हर आदमी इक्वल होता है, ठीक है, वो लोगों के लिए ही काम करता है, और भले ही अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, अपर क्लास हो, लोअर क्लास हो, मेन हो, वुमेन हो, उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, ठीक है। लॉ के सामने सब इक्वल होते हैं, और इसलिए मेन और वुमेन का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इंडिया में देखें तो पार्लियामेंट में जो वुमेन का रेशियो है और जो मेन का रेशियो है, यानी कि जो वुमेन है वो बहुत ही कम है। अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो शायद 1-2% भी नहीं आएगा। इवन स्टेट के चीफ मिनिस्टर हो गए, स्टेट के डिफरेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, उसमें भी वुमेन बहुत कम है। यानी कि हमारे देश में फेमिनिज्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़रूरी है कि जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, उनको ज़्यादा राइट दिए जाएं, उनको पढ़ने लिखने के लिए बाहर भेजा जाए, क्योंकि उनको नहीं भेजा जाता है। अब यहाँ पे लिबरल जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात की गई है, एंड ये जितनी भी फोटोज़ हैं ये सब इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं किसी कंट्री के। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि जितने भी प्रेसिडेंट इलेक्टेड हैं टोटल 8 जने हैं, जिसमें से खाली एक बार किसी वुमेन की फोटो दी गई है, एंड यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि डज नॉट अप्लाई व्हेन पिकिंग देयर ओन लीडर, यानी कि लिबरल जेंडर इक्वालिटी अप्लाई नहीं होती है जब कोई अपना लीडर चुनता है, ठीक है। तो वुमेन को कम राइट्स दिए जाते हैं। ये कौन सा चैलेंज हुआ, ये हुआ चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन। ये इस वाली हेडिंग के अंडर आएगा। क्यों? क्योंकि चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन का मतलब ही ये है कि जो वुमेन और मैन हैं उनको इक्वल राइट्स दिए गए हैं, उनकी हर जगह इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, यानी कि जितने मैन हो उतनी ही वुमेन हो। इससे सबके राइट्स का ध्यान रखा जाएगा। हम इंडिया में देख सकते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम वुमेन फेस करती हैं, और उनका कभी सोल्यूशन क्यों नहीं आता? क्योंकि वुमेन की रिप्रेजेंटेशन जो पॉलिसी बनती है उसमें बहुत कम होती है और उनको बहुत कुछ सफ़र करना पड़ता है। यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है। यहाँ पे चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन है, वुमेन को प्रॉपर राइट्स नहीं दिए गए हैं।
वो चाहते हुए भी नहीं लड़ पाती हैं, उनको बहुत ज़्यादा दबाया जाता है। जो पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारी पूरी सोसाइटी का, वो यहाँ पे डोमिनेट करता है और उसकी वजह से वुमेन की रिप्रेजेंटेशन हर हायर लेवल पे बहुत कम होती है, जबकि मेन की रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो हमने देखा कि यहाँ पे चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन फेस किया, ये तो आपका थर्ड डायग्राम दिया गया है। अब जो फोर्थ है, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि कैंपेन मनी लिखा हुआ है एंड ये व्हाइट हाउस है जो आपको दिखाया गया है, और ये जो चीज़ जो कारपेट रोल कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है करेंसी को, यानी कि जो नोट्स होते हैं, यानी कि जैसे हमारा जो नोट है उस पर गांधी जी बने होते हैं, जो रुपी जो करेंसी होती है, जो वहाँ की करेंसी है, ये वहाँ की करेंसी को ये कारपेट रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई भी बड़ी बिल्डिंग होती है तो उसके आगे हमेशा कारपेट बिछा हुआ होता है। और कारपेट क्यों? क्योंकि वो जो एक पर्टिकुलर हाई प्रॉपर्टी है या फिर कोई बिल्डिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वहाँ पे जाने तक के लिए किसी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की क्या खूबसूरती है, वो लोगों को ये नहीं कहता कि अगर तुम्हारे पास पैसे कम है या पैसे ज़्यादा हैं तो तुम इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ठीक है। वो सबके राइट्स का ध्यान रखता है, वो किसी के राइट को वायलेट नहीं करता, क्योंकि लॉ के सामने सबको इक्वल रखा जाता है। लेकिन इंडिया में भी क्या प्रॉब्लम है, हम लोग देख सकते हैं जो 2014 के लोकसभा के इलेक्शन हुए उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, ये थी कि जितने भी कैंडिडेट्स इलेक्ट हुए, अगर उनकी मनी को देखा जाए, उनके पास पैसा कितना है, तो सबके पास 1 करोड़ रुपए से ऊपर था। यानी कि जो गरीब आदमी है वो अभी भी पार्लियामेंट तक जाने के लिए, एमपी एमएलए बनने की वो सोच नहीं सकता। हम सबको पता है इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है, कितना पैसा बहाया जाता है, एंड हम इसके आगे चल के इसके सोल्यूशन भी देंगे कि कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, क्यों ज़रूरी है मिडिल क्लास आदमी भी पॉलिसी मेकिंग में आए। जब हम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, अगर उनमें से कोई उठ के पॉलिसी मेकिंग में जाएगा तो उसको पता है कि लोगों को क्या क्या सफ़र करना पड़ता है, लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आती है, एंड एक पॉलिसी अच्छे से बनेगी जो मिडिल क्लास लोगों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट भी करेगी और उनके लिए अच्छे से काम भी करेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत होती है मिडिल क्लास आदमी को, जैसे कि आज तक होती आ रही है। अब जो कैंपेन मनी के नाम से जो इन्होंने यहाँ पे किया है व्हाइट हाउस में, और ये जो करेंसी बिछाई गई है, इसका मतलब क्या है कि जितने भी पॉलिटिशियंस इलेक्ट होते हैं या जो भी इलेक्शंस में खड़े होते हैं, वो बहुत पैसा होना ज़रूरी है। क्यों पैसा होना ज़रूरी है? क्योंकि आपको कैंपेनिंग पे लगाना है, आपको डिबेट्स हो रही हैं उस पे लगाना है, इवन लोगों को पैसिफाई करना है। कई लोगों को देखेंगे इसमें जो लोकल सिटीजन्स होते हैं या फिर जो कंट्री को बिलोंग करते हैं पीपल, उनकी भी बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि कई बार ऐसा आया है कि वो लोग अपना वोट बेच देते हैं, जो कि गलत है। वोट बेचना नहीं चाहिए, वोट आपका अधिकार है, उसका फुल यूज़ करना चाहिए। अगर आप बेच रहे हैं तो वो भी डेमोक्रेसी का एक तरह से वायलेशन है, आप डेमोक्रेसी को गलत तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं, एंड वो एक तरीके का क्राइम है। आपका वोट बेचना भी एक तरीका का क्राइम है। तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और व्हाइट हाउस जो किसी एक कंट्री का पार्लियामेंट है, जैसे हमारी कंट्री का पार्लियामेंट है, ये उस कंट्री का पार्लियामेंट है, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो कारपेट बिछाया गया है वो पैसे का बिछाया गया है। यानी कि बहुत पैसा लगाना पड़ता है, बहुत पैसा बहाना पड़ता है आपको अपर इस स्ट्रक्चर में आने के लिए और मिनिस्टर बनने के लिए, ठीक है। ये कौन सा चैलेंज है? ये भी चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन में यही कहा जाता है कि ये जो इलेक्शंस हैं वो थोड़े चीप होने चाहिए, इवन गवर्नमेंट को कुछ पैसा प्रोवाइड कराना चाहिए, कुछ डोनेशंस देनी चाहिए, ताकि जो आदमी खड़ा हो रहा है वो अच्छे से थोड़ा पैसा लगा सके। एंड एक बजट बनना चाहिए ताकि उससे ज़्यादा पैसा कोई खर्च ना करे, उसके एक उसकी लिमिट के अंदर ही पैसा खर्च हो, सो दैट जो भी इंसान खड़ा हो रहा है वो इक्वल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करके इलेक्शन जीते। इससे क्या होगा, जो लोगों के मुद्दे होते हैं उसके ऊपर चुनाव होंगे और अच्छे लोग शायद आगे आएंगे। इवन इसका ये भी सोल्यूशन है कि जो डोनेशन जो हम लोग हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, अगर वो डोनेशन किसी को कर रहे हैं तो वो कोशिश करें कि किसी पॉलिटिकल पार्टी इंडिविजुअल को डोनेशन करें, एंड वो जो डोनेशन है वो इनकम टैक्स से बची हो, ताकि अगर किसी इंसान ने डोनेशन की है तो उसको इनकम टैक्स में छूट मिले। इससे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि हम पार्टी को डोनेशन करें। तो ये जो डायग्राम था इसमें हमने देखा कौन सा चैलेंज फेस हुआ, वो है चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन।